हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑल सेट एग्जाम सीरीज को डिस्कस करते हुए ये हमारा पार्ट 6 है और इस सेशन में हम लोग कर्नाटका सेट एग्जाम 2020 में जितने सारे लॉजिक के क्वेश्चंस आए थे उन सभी को कंप्लीट करवाऊँगा। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे। और हम लोग वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम 2020 को कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में जाकर ऑल स्टेट सेट एग्ज़ाम सीरीज़ प्लेलिस्ट को चेक करो। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो आज जितने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा सभी लॉजिक का बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में तो लॉजिक को करके आए हो, राइट। तो देखो, इन ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म द मिडिल टर्म इज द टर्म दैट ऑकर्स इन। तो एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में जो कि हेतुपद होता है, राइट, वो कहाँ पर ऑकर्स करते हैं, मतलब रहती है। तो ऑप्शन ए मेजर प्रीमाइस ओनली, ऑप्शन बी माइनर प्रीमाइस ओनली, ऑप्शन सी कंक्लूजन ओनली, या फिर ऑप्शन डी बोथ मेजर एंड माइनर प्रीमिस। तो फ्रेंड्स, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में दो प्रीमाइसेस होता है और एक कंक्लूजन होता है, राइट। तो कंक्लूजन में तो मिडिल टर्म का कोई संबंध नहीं है, राइट। तो जो मिडिल टर्म का संबंध रहता है वो कहाँ पर रहते हैं, मेजर प्रीमाइस में रहता है और माइनर प्रीमाइस में रहता है, राइट। तो ऑप्शन डी मेजर एंड माइनर प्रीमाइस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस which of the following terms is or are distributed। तो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन में कौन सा पद है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट टर्म, ऑप्शन बी प्रेडिकेट टर्म, ऑप्शन सी नेदर सब्जेक्ट टर्म नॉर प्रेडिकेट टर्म, या फिर ऑप्शन डी बोथ सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन मतलब ए प्रोपोजिशन, राइट। और ए प्रोपोजिशन में तो सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। और उसका ऑपोजिट जो होता है पार्टिकुलर नेगेटिव, तो मीन्स ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो ओ प्रोपोजिशन में ओनली प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। और देखो यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ई प्रोपोजिशन में तो दोनों पद ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट, बोथ सब्जेक्ट टर्म एंड प्रेडिकेट टर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन मतलब ई प्रोपोजिशन, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब देखो इसका ऑपोजिट क्या है, पार्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब आई प्रोपोजिशन, राइट। तो आई प्रोपोजिशन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, राइट, ना ही सब्जेक्ट टर्म ना ही प्रेडिकेट टर्म, राइट। ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इन ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज कॉल्ड। तो जो कंक्लूजन में प्रेडिकेट टर्म होता है उसको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन ए नेगेटिव टर्म, ऑप्शन बी माइनर टर्म, या फिर ऑप्शन सी मिडिल टर्म, या फिर ऑप्शन डी मेजर टर्म। तो फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन में दो ही तरह के टर्म होते हैं, एक सब्जेक्ट टर्म और दूसरा प्रेडिकेट टर्म, राइट। तो सब्जेक्ट टर्म को कहा जाता है कि पक्षपद मीन्स माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट टर्म होता है उसको साध्यपद मीन्स मेजर टर्म कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर पूछा है कि जो प्रेडिकेट टर्म है उसको क्या बोला जाता है, तो वो तो मेजर टर्म हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ए वैलिड सिलोजिज्म द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो एक वैध सिलोजिज्म में जो मिडिल टर्म होता है मीन्स हेतुपद, तो वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए माइनर प्रीमाइस, ऑप्शन बी कंक्लूजन, ऑप्शन सी एनी वन ऑफ द प्रीमाइसेस, या फिर ऑप्शन डी मेजर प्रीमाइसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैलिडिटी का जो रूल्स होता है, राइट, उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, जो हेतुपद होता है वो तो मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस दोनों प्रीमाइस में रहता है, राइट। तो जो वैलिडिटी का रूल है वो क्या है कि कोई भी एक प्रोपोजिशन में मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। हो सकता है वो मेजर प्रीमाइस भी हो या फिर माइनर प्रीमाइस भी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी एनी वन ऑफ द प्रीमाइसेस, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वांटिफिकेशन इज यूज्ड
टू एग्जिबिट। तो क्वांटिफिकेशन थ्योरी को किस लिए प्रदर्शन किया जाता है? तो ऑप्शन ए आउटर लॉजिकल स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन बी इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, या फिर ऑप्शन सी इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपोजिशंस, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशन का जो इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर है उनको एग्जिबिट करने के लिए ही क्वांटिफिकेशन थ्योरी को यूज़ किया जाता है, राइट। तो देखो ऑप्शन बी इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म ये तो नहीं है, राइट। और आउटर लॉजिकल स्ट्रक्चर ये भी नहीं है, राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैच लिस्ट पूछा गया है और ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस से पूछे गए हैं, राइट। तो देखो लिस्ट 1 में है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म और मोडस टॉलेंस, ट्रांसपोजिशन, मटेरियल इम्प्लीकेशन, राइट। अब लिस्ट 2 में उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखो जो मोडस टॉलेंस है वो कौन सा रूल से, P इम्प्लाइज Q, नेगेशन Q, देयरफॉर नेगेशन P, राइट। तो B को 4 से मिला तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है A और B, राइट। और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म वो तो 2 है, राइट। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, देयरफॉर P इम्प्लाइज R, राइट। अब देखो जो मटेरियल इम्प्लीकेशन होता है वो तो P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू नेगेशन P वेल Q, राइट। तो देखो D को 3 से मिला तो देखो यहाँ पर A और B के अंदर तो B इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो C1 तो ट्रांसपोजिशन तो P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी द रूल्स ऑफ इन्फरेंस आर। तो जो फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी है वहाँ पर जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस है वो क्या है? तो देखो ऑप्शन 1 अप्लाइड व्हेन द मेन ऑपरेटर्स आर इन यूज, ऑप्शन 2 9 इन नंबर, ऑप्शन 3 अप्लाइड ओनली टू एंटायर स्टेटमेंट्स, ऑप्शन 4 नॉट अप्लाइड टू एंटायर स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस है वो कितने सारे हैं? वो तो 9 इन नंबर है, राइट। तो 2 तो बिल्कुल होगा। तो देखो यहाँ पर C में 2 नहीं है तो C तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो अप्लाइड ओनली टू एंटायर स्टेटमेंट्स या फिर नॉट अप्लाइड टू एंटायर स्टेटमेंट्स। तो जो रूल्स ऑफ इन्फरेंस है वो तो हम लोग अप्लाइड करते हैं एंटायर स्टेटमेंट्स के ऊपर, राइट। तो ऑप्शन 3 भी होगा। तो देखो ऑप्शन A तो डिलीट हो जाएगा, राइट। और ऑप्शन B भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, राइट। तो बचा कौन? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन D हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 में क्या बोला है कि अप्लाइड व्हेन द मेन ऑपरेटर्स आर इन यूज़, राइट। ये तो बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज़ द करेक्ट सिम्बोलाइजेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है, नो कोट इज़ वाटर प्रूफ अनलेस इट हैज़ बीन स्पेशली ट्रीटेड, राइट। तो ये तो एक ई प्रोपोजिशन है, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव है, राइट। तो यूनिवर्सल है तो हम लोग ऑल एक्स को लेंगे, राइट। अब देखो इफ़ एक्स इज़ ए कोट देन एक्स इज़ नॉट वाटर प्रूफ अनलेस इट हैज़ बीन स्पेशली ट्रीटेड, राइट। यही कह रहा है। तो देखो फॉर ऑल एक्स द थर्ड ब्रैकेट सी एक्स इम्प्लाइज इफ एक्स इज़ ए कोट देन एक्स इज़ नॉट वाटर प्रूफ, मतलब नेगेशन WX अनलेस वेल इट हैज़ बीन स्पेशली ट्रीटेड SX, राइट। तो ये जो नेगेशन WX वेल SX इसको तो फर्स्ट ब्रैकेट में रखा जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन B फॉर ऑल एक्स CX इम्प्लाइज नेगेशन WX वेल SX, राइट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन में क्या बोला है, ए कंजंक्शन इज सेड टू बी ए ट्रूथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट एंड इट्स कंजंक्ट्स आर सेड टू बी ट्रूथ फंक्शनल कंपाउंड्स ऑफ इट। तो देखो इसको एक लॉजिकली हम समझते हैं। तो A वेल B डॉट C वेल D ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, राइट। और इसके बीच जो रिलेशन है वो तो कंजंक्शन है, राइट, मतलब डॉट। अब देखो रीजन में क्या बोला है कि इफ़ बोथ द कंजंक्ट्स ऑफ ए कंजंक्शन आर ट्रू द कंजंक्शन इज़ ट्रू अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो ये तो बिल्कुल सही है,
राइट। दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इनका जो रीज़न है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो एसर्शन में बोला है ए कंजंक्शन इज सेड टू बी ट्रूथ फंक्शनल कंपाउंड स्टेटमेंट्स, राइट। ए वेल बी डॉट सी वेल डी, ये तो एक कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट है, राइट, ट्रूथ फंक्शनल। अब देखो इट्स कंजंक्ट्स आर सेड टू बी ट्रूथ फंक्शनल कंपाउंड्स ऑफ इट, राइट, ये तो बिल्कुल सही है। देखो ए वेल बी, इसको ये होल स्टेटमेंट का एक कंजंक्ट पार्ट है, राइट। अब देखो रीजन में बोला है इफ़ बोथ द कंजंक्ट्स ऑफ ए कंजंक्शन आर ट्रू, तो ए वेल बी अगर ट्रू है और सी वेल डी अगर ट्रू है तो ये जो होल जो स्टेटमेंट है कंजंक्ट ये तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच लॉ ऑफ थॉट सेज दैट एवरीथिंग इज़ द सेम विथ इटसेल्फ एंड डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉज ऑफ थॉट ये कह रहा है कि सब कुछ सेम है विथ इटसेल्फ एंड डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो देखो जो लॉज ऑफ थॉट है वो 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा? लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, राइट। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूशन ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट। अब जो लॉज ऑफ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब अब समझते हो कि एक प्रमाण, राइट। तो एवरीथिंग इज़ द सेम विथ इटसेल्फ एंड डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ये तो आइडेंटिटी के बारे में ही बता रहे थे, राइट। तो ऑप्शन बी लॉ ऑफ आइडेंटिटी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डील विथ। तो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी किसके साथ डील करता है? तो ऑप्शन ए आर्गूमेंट्स, ऑप्शन 2 डिडक्टिव आर्गूमेंट्स, ऑप्शन 3 इंडक्टिव आर्गूमेंट्स और ऑप्शन 4 स्टेटमेंट्स। तो देखो स्टेटमेंट्स के साथ तो ट्रूथ और फॉल्सिटी ये डील करता है, राइट। तो स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो अब आर्गूमेंट्स के साथ तो डील्स करता है, राइट, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। अब देखो डिडक्टिव या इंडक्टिव, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डिडक्टिव आर्गूमेंट और आर्गूमेंट्स, राइट, मतलब 1 और 2। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब डिडक्टिव आर्गूमेंट्स कौन सा होता है कि जो कि जनरल्स टू पार्टिकुलर्स की तरफ जाते हैं, राइट। अब इंडक्टिव आर्गूमेंट्स में तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है, राइट, ये तो पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से आर्गूमेंट्स एंड डिडक्टिव आर्गूमेंट्स इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलो। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपना फीडबैक देकर जाइए और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।